Hello students, welcome to the second lecture of the ninth chapter which is force and Newton's laws of motion या आप जिसे कहते हैं laws of motion। हमने पहले लेक्चर में ये देखा है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स को किस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं इन आवर डेली लाइफ। फिर हमने देखा था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है और वो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हर बार हम न्यूटन्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज लॉज वर गिवन एंड फॉर्मुलेटेड टोटली बाय न्यूटन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमें एक स्पेसिफिक टर्म पढ़ना है जिसे कहते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है ये भी हम देखेंगे। आफ्टर दैट एक बार हमने सेकंड लॉ थ्योरेटिकली पढ़ लिया तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हमें समझना जरूरी है कि ये जो सेकंड लॉ है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन मतलब डेरिवेशन क्या है, फाइनल फॉर्मूला इनिशियल स्टेज से कैसे बनता है और हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे आखिरी में इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स व्हिच विल बी बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब एक चीज आपने ये समझनी है कि फिजिक्स या साइंस ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसे क्लासरूम में नहीं नेचर में पढ़ा जाता है। मतलब देयर इज सम और द अदर रेफरेंस इन द नेचर जो आपके हर एक साइंस के टेक्स्ट बुक की चीज को एक्सप्लेन कर पाए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए लॉ ऑफ मोशन है मतलब जो बॉडी मूव कर रही है उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करने वाली ये चीज है ना। मुझे अगर इस पर्टिकुलर चीज में इनिशियल लेवल से देखना हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, एक बॉडी उसका स्टेट चेंज तब करता है जब उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नली एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करे। Now, when an external unbalanced force acts on a given body, the body tends to change its state of either rest or of continuous motion. अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो उसका स्टेट उसमें से अगर उसे मोशन में चेंज करना है तो भी आपको फोर्स लगाना जरूरी है। कोई बॉडी अगर फोर्स लगा रही है कोई बॉडी अगर मोशन में है और उस पर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो एक तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा या तो वो उस स्टेट ऑफ मोशन से रेस्ट में आएगा। हम अगर देखते हैं तो आपको ये पता है इफ देयर इज सम बॉडी व्हिच इज मूविंग विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी v, ये बॉडी अगर एक वेलोसिटी v से मूव कर रही है एंड देन आई अप्लाई अ फोर्स एंड दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। देखिए वेलोसिटी आ रही है इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा रहा हूं मैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मैं इस गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाएगा। देयर विल बी अ पॉइंट समवेयर ओवर हियर जहां पे वो बॉडी का वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। इस चीज को कहा जाता है एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन मोशन। अगर वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका वेलोसिटी कम कम होते हुए जीरो हो जाएगा, बॉडी रेस्ट पे आएगा। अगर यही फोर्स मेरा इसी डायरेक्शन में था, अगर वही फोर्स मेरा इसी डायरेक्शन में रहता था तो ये जो वेलोसिटी है इट वुड हैव इंक्रीज्ड इवन फर्दर एंड द बॉडी विल टेंड टू मूव विद अ फास्टर स्पीड। होता ऐसा है कि ये जो चेंजेस हैं दीज चेंजेस आर मेड बाय दिस एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ समझने वाली बात ऐसी है कि अगर मेरे बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए मैं फोर्स लगा रहा हूं तो वो फोर्स मेनली क्या कर रहा है, एक तो वेलोसिटी को कम कर रहा है या तो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। मतलब देयर इज सम चेंज इन द वेलोसिटी। बेसिकली मेरी जो बॉडी है उस बॉडी का वेलोसिटी एक तो बढ़ाया जाएगा या तो कम किया जाएगा। That means there is a change in the velocity of my body and the change in velocity if I divide it by time. Now let us say initial velocity is u, final velocity is v. So v minus u upon t, this is something which is called as acceleration of the body. My final velocity is v, initial velocity is u. V minus u is the change in velocity and change in velocity divided by total time taken gives you the acceleration of the body. मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरे फोर्स लगाने पे मेरे बॉडी को मैं एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा हूं।
क्या कर रहा हूं? when I provide or when I apply certain amount of force on the body which is under consideration, the body gets some or the other acceleration, because velocity change होगी, velocity change हुई और उसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो हमें acceleration मिलता है. विद दिस एग्जाम्पल आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये जो मेरा फोर्स का एप्लीकेशन है, फोर्स अप्लाई करने के बाद मेरे बॉडी का एक्सेलरेशन आता है. आई गेट सर्टेन एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी, दैट माइट बी पॉजिटिव, दैट माइट बी निगेटिव, बट मुझे इतना श्योर है कि फोर्स लगाने के बाद मुझे बॉडी पे एक्सेलरेशन दिखेगा. नाउ ये जो एक्सेलरेशन है इसका हमारे सेकेंड लॉ के साथ क्या रिलेशन है वो देखने से पहले एक जनरल चीज अगर आपको दिखानी हो यहाँ पर, तो लेट अस से आई हैव अ चॉक, एंड अगर ये चॉक मैंने किसी पर्सन को 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फेंक के मारा, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम थ्रोइंग दिस चॉक एट सम पर्सन विद 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड. नाउ 5 किलोमीटर पर आवर इज नॉट टू मच, बट इसका मास भी बहुत ज्यादा नहीं है. तो अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर से इस पर्टिकुलर चॉक को किसी को फेंक के मारता हूं, तो ये होगा कि उस पर्सन को उतने एक स्पॉट पे जहां पे उसे चॉक लगेगा, एट दैट पर्टिकुलर स्पॉट ही माइट फील सर्टन फोर्स बीइंग अप्लाइड. उसे ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ तो आके लगा, बट दैट विल नॉट बी एनीथिंग वेरी सीरियस. उससे ना उसका खून निकलने वाला है, ना उसे कोई इंजुरी होने वाली है. बट एट द सेम टाइम इफ आई अभी फेक तो नहीं सकते, बट इफ आई रन अ ट्रक और इफ आई पुश अ पर्सन विद अ फुल्ली लोडेड ट्रक विद द सेम स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर, मैंने उसी पर्सन को अगर एक ट्रक से हिट किया विद द सेम स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर, देन देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उस ट्रक से उतने ही स्पीड से दैट पर्सन माइट डाई. अब ऐसे क्यों? चॉक का भी स्पीड उतना ही, ट्रक का भी स्पीड उतना ही, लेकिन ट्रक के पुश से द पर्सन माइट डाई, चॉक के पुश से उसे कुछ भी नहीं होने वाला. व्हाई इज दिस थिंग हैपनिंग? चलो ये हो गया कंपैरिजन का एक पॉइंट हेवी और लाइट बॉडी के लिए. देन सम बॉडी ऑफ द सेम मास, नाउ लेट अस कंसीडर दिस एज अ बुलेट. ये बुलेट अगर आप किसी को फेंक के मारते हैं तो शायद उसे छोटा सा एक कोई स्क्रैच आए या कुछ हो, लेकिन वही बुलेट अगर गन से फायर की जाए, सेम मास का सेम बुलेट अगर गन से फायर किया जाए, तो गन से फायर किया हुआ बुलेट उस पर्सन को डेफिनेटली किल करेगा. ये एक दूसरा हमें कंपैरिजन के लिए चेंज है. पहला हमारा कंसीडरेशन था कि जब मास कम या ज्यादा हो रहा है, वेलोसिटी सेम है. दूसरा एग्जांपल बुलेट का जो ले रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि आपका मास सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है. इन दोनों केसेस में हमें ये समझना है कि एग्जैक्टली कोई बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो दो चीजें मैटर करती हैं. एक होता है उसका मास, दूसरा होता है उसका वेलोसिटी. वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दोनों का एक आपस में क्या रिलेशन है और दोनों का रिलेशन किस तरीके से हम न्यूमरलाइज कर सकते हैं. यहाँ पे लेट अस हैव अ लुक. ओके, हम देख रहे हैं कि मेरा कोई भी बॉडी पे इम्पैक्ट जो है वो किस तरीके से देखा जाता है. तो मुझे ये पता है कि जो इम्पैक्ट है, फॉर नाउ आई विल राइट जस्ट इम्पैक्ट ऑन एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. बराबर, मतलब अगर मेरा मास कम है, मैंने चौक फेंक के मारा है 5 किलोमीटर पर आवर से, और मैंने ट्रक से अगर उसको पुश किया है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रक हेवी है, ट्रक से ज्यादा डैमेज होना है. तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हाइयर द मास हाइयर द इम्पैक्ट. जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है उस पर्सन पे या उस चीज पे जिसपे वो इम्पैक्ट किया जा रहा है. नाउ हाइयर द मास हाइयर द इम्पैक्ट. फिर मुझे फिर से एक चीज पता है कि मेरा जो इम्पैक्ट है दैट इम्पैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एज वेल. अब यहाँ पे मैं कहाँ से रीच हुआ कि मेरे पास अगर कोई बुलेट है, इफ आई एम थ्रोइंग दैट बुलेट बाय माय हैंड, शायद एक स्क्रैच लगे. वही बुलेट को मैं वेरी हाई स्पीड से अगर एक गन से फायर करता हूँ तो इम्पैक्ट विल बी समथिंग वेरी टोटली डिफरेंट. वेलोसिटी ज्यादा, इम्पैक्ट ज्यादा. ये दो चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि एक ऐसी क्वांटिटी का जरूरत है मुझे, जो क्वांटिटी ये इम्पैक्ट को मास और वेलोसिटी के साथ रिलेट कर पाए. तो अभी रिलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, और ये फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए जो मास और वेलोसिटी का दोनों का रिलेशन दे सके उस बॉडी पे होने वाले इम्पैक्ट का.
Now that particular thing is called as momentum. मैंने कहा था आज हम एक नया टर्म पढ़ेंगे. That new term is momentum p. This p is a product of mass and velocity. ये रिलेशन जो है ये कुछ ऐसा है, small p is equal to mass of the body into velocity of the body. P is equal to m into v. This is a relation which is very important and इस relation को दिया था one of the greatest scientist. किसने दिया होगा? नाम देखिए. दिस वॉज फॉर्मुलेटेड बाय न्यूटन. न्यूटन टोल्ड अस कि आपका जो मोमेंटम है ये एक नया फिजिकल क्वांटिटी है. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. लॉजिकल सी बात है, मास है केजी में, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम का यूनिट हुआ. और इसके एसआई यूनिट्स और बाकी सारी चीजें अभी हम यहाँ पर देखेंगे. हम देख रहे हैं मोमेंटम के बारे में. तो हमारी क्वांटिटी है मोमेंटम. नाउ मोमेंटम के लिए हमने सिंबल कौन सा यूज किया? द सिंबल विच वी हैव यूज्ड इज स्मॉल p. उसके बाद में इसका फॉर्मूला क्या आता है? द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम इज p इज इक्वल टू m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी. इसका जो SI यूनिट है दैट इज मास का आता है kg, वेलोसिटी का आता है मीटर पर सेकेंड. सो kg मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम. नाउ ये जो मोमेंटम है दिस इज समथिंग विच इज ब्रॉट बाय एन अप्लाइड फोर्स. मैं अगर मोमेंटम को देखता हूं तो When do I get momentum? ठीक है, मास तो है बट वेलोसिटी. अगर कोई बॉडी एक जगह पे स्टेडी है तो उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, तो उसका मोमेंटम भी मास इंटू जीरो मतलब जीरो हो गया. लेकिन इफ देयर इज सर्टेन बॉडी विच इज मूविंग, जैसे मैंने चौक फेंक के मारा या मैंने ट्रक से उस पर्सन को पुश किया, तो उसमें वेलोसिटी 5 है, 5 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी है, बट मास कितना है? चौक का मास रहेगा मे बी 5 ग्राम, ट्रक का मास रहेगा 5 टन. तो उस पर्टिकुलर डिफरेंस की वजह से ट्रक का मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया और ट्रक का मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए ट्रक का इंपैक्ट भी उस बॉडी पे ज्यादा हुआ. मुझे एक चीज पता है कि फोर्स कोई पर्टिकुलर बॉडी पे अप्लाई करने के बाद उसका वेलोसिटी चेंज होता है. हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, इफ आई अप्लाई फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी इट्स वेलोसिटी चेंजेस. इट्स वेलोसिटी चेंजेस. मास तो चेंज होने से रहा फोर्स लगाने पर. मास कॉमन है, कांस्टेंट है. वेलोसिटी इज समथिंग व्हिच इज बीइंग चेंज्ड. तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज का मोमेंटम भी चेंज होगा. इसीलिए मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, force acting on a body brings about a change in momentum. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर्मुलेट करने में हेल्प करेगा. फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन मोमेंटम. क्या बोल रहे हैं हम? द चेंज इन मोमेंटम जो है कोई पर्टिकुलर बॉडी का, वो आ रहा है उस पे अप्लाइड फोर्स की वजह से. ये जो फोर्स है ये फोर्स ही आपका मोमेंटम चेंज कर रहा है. मोमेंटम क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि वो वेलोसिटी चेंज कर रहा है और वेलोसिटी मोमेंटम के फॉर्मूला में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है. सो ग्रेटर द चेंज इन वेलोसिटी ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम. और ये कर कौन रहा है? ये कर रहा है आपका फोर्स. अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया है तो हम अभी देखेंगे एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ओके,
हमने यहाँ पे देखा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन मोमेंटम। अगर मेरे बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा है तो वो मेरा मोमेंटम चेंज करेगा। बट मेरा स्टेटमेंट क्या है न्यूटन्स लॉ का, वो देख लेते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन states that Newton's second law of motion states that, क्या कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? rate of change of momentum, force brings about a change in momentum, force change in momentum लाता है, लेकिन कितना मोमेंटम चेंज होने का रेट है? रेट मतलब क्या? डिवाइडेड बाय टाइम। हमने बताया था कि रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमने ये तो देखा कि फोर्स जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम लाएगा, लेकिन मोमेंटम चेंज होने का भी एक रेट रहेगा, कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही बताता है कि आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional, is directly proportional। क्या? the rate of change of momentum कैसे है? directly proportional है। किसे? directly proportional to the applied external unbalanced force। Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum, क्या है? the rate of change of momentum, not just change of momentum but the rate of change of momentum, कितने रेट से मेरा मोमेंटम चेंज हो रहा है। Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied external unbalanced force। किसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। हमने जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखा था कि हमें यह बताया गया था any body changes its state of rest or of continuous motion when an external unbalanced force is acted on it। अब इसे बोलने का दूसरा तरीका ऐसा भी है, every body tends to be in the same state of rest or of continuous motion or of uniform motion until an external unbalanced force is acted on it। अब इस पर्टिकुलर चीज में हमने सेकेंड लॉ का फॉर्मुलेशन क्या किया? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied external unbalanced force। मतलब I can say मेरे पास अगर इनिशियल मोमेंटम है मेरा p1, फाइनल मोमेंटम है मेरा p2, टोटल टाइम टेकन इज t। मेरे पास अगर ये तीन चीज है तो व्हाट आई कैन से इज f इज प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 अपॉन t। ये जो p2 माइनस p1 है दैट इज चेंज इन मोमेंटम, डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये हम देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। Before we move on to the topic of mathematical formulation of this particular topic, mathematical formulation of the second law, हमें ये देखना है कि ये मोमेंटम अगर एक वेक्टर है, आपको पता है स्केलर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं होती। आपको ये भी पता है कि वेक्टर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको पूरी तरीके से समझाने के लिए मुझे डायरेक्शन बतानी जरूरी है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपका मोमेंटम है p विच इज मास इनटू वेलोसिटी।
मास तो स्केलर क्वांटिटी है, मास का बस वैल्यू बता दिया तो उसका मतलब कंप्लीट हो जाता है। वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, आपका मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। जबकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी वजह से मुझे इस पर्टिकुलर लॉ में उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई करना भी जरूरी है। इसीलिए मैं कहूंगा कि Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied external unbalanced force in the direction of the force. In the direction of the force. Why? Because P is equal to mv, वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में अप्लाई होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जो डायरेक्शन में मेरा फोर्स अप्लाइड है उसी डायरेक्शन में मेरा मोमेंटम का चेंज रहेगा। दैट इज हाउ सिंपल इट इज टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऑलराइट, अब हमने देख लिया है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। अब हमें देखना है कि उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे है। अब यहां पर हम देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में हमें सिर्फ ये देखना है कि इस फॉर्मूला को हम फोर्स से किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन, चलो मोमेंटम नीचे लिख दिया जाए, चेंज इन मोमेंटम। और व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जो भी फाइनल मोमेंटम है उसे P2 बोल देंगे, जो भी इनिशियल मोमेंटम है उसे P1 बोल देंगे। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई चलो मेरा P1 जो है दैट इज, अब कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो उसका मास तो चेंज होने से रहा, इसलिए P1 विल बी इक्वल टू m इंटू V1। उसी जगह पे उसी इक्विवेलेंस में मेरे पास P2 हो जाएगा सेम मास m इंटू V2। बॉडी अगर चेंज नहीं हुआ तो मास चेंज कैसे होगा? इसीलिए P2 हो जाएगा mv2, P1 हो जाएगा mv1। विद द सेम लॉजिक अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आई गेट द चेंज इन मोमेंटम दैट इज P2 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू, इफ आई सब्स्टिट्यूट P2 का वैल्यू है मेरे पास mv2, P1 का वैल्यू है मेरे पास mv1, एंड फाइनली यहां पर मैं बोल सकता हूं, चलो इसे डेल्टा P लिख दिया जाए। तो नाउ यहां पर अगर मैं चेंज इन मोमेंटम देखना चाहूं तो लेट अस से चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा P। डेल्टा मतलब चेंज, P मतलब मोमेंटम। तो डेल्टा P का फॉर्मूला है मेरे पास P2 माइनस P1। देखिए यहां पर P2 माइनस P1। अब P2 का मेरे पास क्या फॉर्मूला है? mv2, और P1 का फॉर्मूला है मेरे पास mv1। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में आप ये देखेंगे कि मैंने बस इस चीज को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। नाउ व्हेन आई सी दिस टू बी डेल्टा P इज इक्वल टू mv2 माइनस mv1, फाइनली मेरे पास चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला बन के हाथ में आता है डेल्टा P इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट। देखिए यहां पे भी m है, यहां पे भी m है। व्हेन आई रिमूव इट, यहां पर हो जाएगा v2 माइनस v1। होगा क्या? My final formula of change in momentum reduces down to m in bracket v2 minus v1, where v2 is the final velocity, v1 is the initial velocity. अब when we try to see this further, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? चेंज इन मोमेंटम। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखना है तो रेट मतलब जस्ट डिवाइडेड बाय टाइम करना है। तो यहां पर मैं कहूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं इसे देखता हूं आगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा पी मुझे मिलेगा P2 माइनस P1 का फॉर्मूला मेरे पास m इन ब्रैकेट V2 माइनस V1 है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं बाय टाइम। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये है मेरा रेट ऑफ चेंज मतलब डेल्टा ऑफ पी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ डेल्टा पी इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट v2 माइनस v1 अपॉन t। अब यहां पे एक चीज आपको ये समझनी होगी कि यहां पर मेरे पास v2 है मतलब फाइनल वेलोसिटी है, v1 है मतलब इनिशियल वेलोसिटी है। मैं अगर सिर्फ इतने एक ब्रैकेट के बारे में सोचता हूं तो v2 माइनस v1, व्हाट इज v2 माइनस v1? v2 माइनस v1 इज द चेंज इन वेलोसिटी। v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी होने के कारण चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर मैं करता हूं तो दैट गिव्स मी एक्सेलरेशन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहां पर अगर मैं मास को अभी के लिए इग्नोर करूं तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t गिव्स मी एक्सेलरेशन, एंड दिस एक्सेलरेशन इज समथिंग व्हिच आई विल श्योर हियर। तो यहां पर मैं कहूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू mass into acceleration. This is very important deduction of Newton's second law of motion. अब इस चीज को कंप्लीट करने के लिए all we have to do is use this statement and put it up over there. क्या बोला है? Newton's second law of motion states that, क्या बताया है? The rate of change of momentum, the rate of change of momentum, देखिए rate of change of momentum is directly proportional to, कैसे है वो? directly proportional to the applied external unbalanced force। किसे directly proportional है? applied external unbalanced force को proportional है। what we'll do, हम statement ऐसे ही रख के इतने पार्ट में देख लेंगे कि इसका proportionality क्या आता है। now rate of change of momentum मुझे मिल गया डेल्टा p which is equal to m into a। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। व्हाट आई एम सेइंग इज फोर्स व्हिच आई एम अप्लाइंग एक्सटर्नली, फोर्स व्हिच आई एम अप्लाइंग एक्सटर्नली इज proportional to rate of change of momentum which is ma, f is proportional to ma। देखिए यहां पर मेरे पास स्टेटमेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ma, तो f इज प्रोपोर्शनल टू ma। यहां पर इसे अगर पूरा आपको लिखना हो तो यहां पर आप लिखेंगे f इज प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 अपॉन t, फिर p2 माइनस p1 होगा m इन ब्रैकेट v2 माइनस v1 अपॉन t, और उसे लिखेंगे आप m इंटू a। हमने ये अलग से सॉल्व कर लिया, उसे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, f इज प्रोपोर्शनल टू ma। यहां पर मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देता हूं तो f इज प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट k टाइम्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। नाउ ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से हट जाएगा, यहां पर आ जाएगा इक्वल टू, एंड दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब मैं अगर यहां पर फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालता हूं तो फॉर 1 kg मास, अब यहां पर लिखेंगे फॉर 1 kg मास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर acceleration, value of k comes out to be 1। अगर मैं इन सब के यूनिट वैल्यूज मतलब एक एक वैल्यू अगर डाल के देखता हूं तो k का वैल्यू मुझे मिलता है 1, और उसी के लिए मैं फाइनली कंक्लूड करता हूं therefore f is equal to m into a। This is the final most important statement of Newton's second law of motion। ये स्टेटमेंट आपने भूलना नहीं है, इस स्टेटमेंट को स्टार मार्क करके रखना है।
यू विल नोट दिस स्टेटमेंट डाउन। ये आपको यहां से आगे जब भी फोर्स का जिक्र होगा आपको ये स्टेटमेंट हर एक जगह पे यूज करना है। दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू ma। एट दिस पॉइंट हमें यह भी समझना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ये जो फोर्स लगाया जा रहा है इसी फोर्स के डायरेक्शन में आपका चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। अगर मैं मेरे बॉडी पे एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी उसका वेलोसिटी है तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। मेरी बॉडी सामने जा रही है, मैं निगेटिव ऊपर अपोजिट साइड में फोर्स लगा रहा हूं तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी अपोजिट साइड में मुझे दिखेगा। ऑलवेज रिमेंबर, in the direction of the force, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied external unbalanced force. It is in the direction of the force. Okay. अब जब हमने ये देख लिया है कि मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, नाउ वी नीड टू सी कि ये जो अपने पास वैल्यू आया है फोर्स, ये जो नया क्वांटिटी आया है फोर्स, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी फोर्स का नाम किस तरीके से दिया गया, इसको किस तरीके से यूनिट दिया गया, इसका SI यूनिट क्या है, एंड हाउ वी विल लुक एट इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। लेट अस हैव अ लुक। ओके, लेट्स टेक अ लुक एट द न्यू फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज फोर्स विथ इट्स ऑल टेक्निकल डिटेल्स। सबसे पहले व्हाट इज माय क्वांटिटी? मेरा क्वांटिटी है फोर्स। इस क्वांटिटी का हमें देखना है कि जो आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखेंगे इसका सिंबल। फोर्स का सिंबल है कैपिटल F। आफ्टर सिंबल हम देखेंगे कि इसका यूनिट क्या है। तो नहीं, यूनिट से पहले हमें देखना होता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था, मास इनटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला के बाद हमें लास्टली इसमें अगर कोई चीज देखनी है तो वो होता है उसका SI यूनिट। द SI यूनिट ऑफ फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होने के कारण है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg इज मास, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को just to respect the scientist who has done tremendous work in the field of force and physics, the unit of force is given the name as Newton. इसे N इस पर्टिकुलर लेटर से डिनोट किया जाता है। So basically for the quantity force the symbol is F, the formula is F is equal to ma and the SI unit is kg meter per second square, जिसे ही कहा जाता है न्यूटन। This was all about force and its all details. Okay, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते टाइम हमने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, नई क्वांटिटी हमने पढ़ी है विच इज कॉल्ड एज मोमेंटम। वी ऑल्सो हैड अ लुक एट व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी मोमेंटम। उसके बाद हमने देखा कि ये जो फोर्स है, ये जो मोमेंटम है और आपका जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इन तीनों चीजों को रिलेट करके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे किया जाता है। उसमें हमने देखा कि वैल्यू ऑफ फोर्स जो है उसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma कैसे आया, और इन द एंड वी हैव सीन द डिटेल्स ऑफ द क्वांटिटी फोर्स। आई होप आज के लेक्चर का आपको पूरा कंटेंट समझ में आया है। थैंक यू।